Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 2nd of February. Now इससे पहले कि हम आज के must read articles देखें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज 2nd February के दिन वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एवरी ईयर 2nd February इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे. वेटलैंड्स के बारे में आप अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में पढ़ते हैं. आप जानते हैं कि वेटलैंड इकोसिस्टम हमारी अर्थ के लिए, हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. तो हर साल 2nd February के दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. और इस बार का अगर हम 2024 का थीम देखें, सो थीम क्या है? दैट इज वेटलैंड्स and human well-being. Very important. Wetlands and human well-being is the theme for this year's World Wetland Day. सीधा हमें प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, इसीलिए याद रखेंगे ये बात ना. ये हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने इस मौके पे क्या है कि हमारे 5 वेटलैंड्स को एज अ रामसर साइट इंक्लूड किया गया है. तो इंडिया के 5 नए वेटलैंड्स को एज अ रामसर साइट बनाया गया है. नाउ रामसर साइट अगर किसी वेटलैंड को डेजिग्नेट किया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेटलैंड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनली. तो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स को रामसर साइट्स बोल देते हैं. तो इंडिया में 5 नए ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको एज अ रामसर साइट इंक्लूड किया गया है. ठीक है ना. अब इस पूरे इशू को लेकर हमारे YouTube चैनल पे आपको एक YouTube शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे हमने 1 मिनट के अंदर इस पूरे इशू की बात की है ना. कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. पहली बात तो ये कि इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं. टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया, ये नंबर आपको पता होना चाहिए. यू हैव टू सी दैट यूट्यूब शॉर्ट. एंड देन अगैन यू शुड ऑल्सो नो कि इंडिया में वो ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम रामसर साइट्स मिलेंगी. अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस पीटी में आ जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड डेफिनेटली नो कि जो 5 वेटलैंड्स एज अ रामसर साइट ऐड किए गए हैं ये कौन कौन सी स्टेट्स में हैं और इनके नाम क्या है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की आपको यूट्यूब शॉर्ट पे ज़रूर मिलेगी. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो और ये कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ से क्लियर करने हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ मस्ट रीड आर्टिकल्स. नाउ अगर आप आज का न्यूज़पेपर खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा एक बड़ी बड़ी टर्म लिखी हुई विच इज़ इंटरिम बजट. ठीक है, तो देखिए हर साल 1 Feb के दिन हमारी पार्लियामेंट में बजट पेश होता है. इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार का बजट जो है वो काफ़ी खास है. क्यों? क्योंकि इस बार बजट को हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा बजट है, ये इंटरिम बजट है. ठीक है, क्या होता है इंटरिम बजट? ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो तो पॉलिटी पढ़ते हैं, जिन्होंने आप में से जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखी है उनको मालूम होगी ये बात कि जो इंटरिम बजट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोट ऑन अकाउंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोट ऑन अकाउंट. सीधा पीटी में ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है. तो याद रखेंगे सबसे पहले, इससे पहले कि हम देखें कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है, कि इंटरिम बजट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वोट ऑन अकाउंट. ठीक है जी, अब समझने की कोशिश कीजिए क्या है ये इंटरिम बजट. हम सब ये जानते हैं कि 2024 का ये जो साल है इसमें क्या होने वाली है, लोकसभा इलेक्शंस होने वाली हैं. ठीक है, तो एक नई हमारे पास, आपके पास लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होने वाली है बहुत जल्द. तो ऐसे केस में क्या होता है, जब इलेक्शन ईयर होता है तो गवर्नमेंट जो पहले 4 महीने हैं हमारे फिस्कल ईयर के, फिस्कल ईयर कहाँ से कब शुरू होता है हम सबको मालूम है. फिस्कल ईयर शुरू होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक. 31 मार्च में क्या होता है, फिस्कल ईयर एंड हो जाता है. तो जो नया फिस्कल ईयर शुरू होने वाला है इसके पहले 4 महीनों में जो गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला है, जो एक्सपेंडिचर है, उनको हम मीट कर जाएं तो उसके लिए बजट बनाया जाता है. तो पहले 4 महीनों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है कि भाई सैलरीज देनी है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में हमारी स्कीम चल रही है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है. सो बिना किसी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में चेंज किए एक 4 महीने का जो एक्सपेंडिचर प्लान है उसको लेकर अप्रूवल यहाँ पे ली जाती है.
और ये उम्मीद रखी जाती है कि अब जब इसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने फुल फिस्कल के लिए एक बजट पेश कर देगी, अपने हिसाब से एक रिवाइज बजट वो पेश कर देगी। लेकिन क्योंकि हमारा ये लास्ट अभी सेशन है तो हम 4 महीने का जो एक्सपेंडिचर होने वाला है उसका अप्रूवल लेकर दे रहे हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर इंटरिम बजट। ठीक है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्योंकि ये 4 महीनों को मुख्य रखते हुए बनाया गया है और बहुत जल्द जब नया हमारे पास लोकसभा जो है वो आएगी चुनकर, तो तब हमारे पास एक नया बजट पेश होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, उनके ऊपर फोकस करेंगे। ज़्यादा आपको नंबर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत जल्द इंटरिम बजट को रिप्लेस किया जाएगा बाय द फुल बजट, जो कि फुल फिस्कल ईयर के लिए होगा, जो कि नई सरकार आकर पेश करेगी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम देखने वाले हैं कि हमारा जो एमजी नरेगा स्कीम है उसमें जो हमारी जॉब गारंटी स्कीम है उसे क्या फ़ायदा हुआ है इस बजट से। हेडलाइन तो कह रही है नेट ज़ीरो गेन फॉर जॉब गारंटी स्कीम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसको डिकोड करेंगे। एंड देन इस बजट में हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी स्टाफ है, उनको हेल्थ कवर दिया गया है। तो ये एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हमको मालूम होनी चाहिए, इसकी डिटेल्स देख लेंगे। फिर हम एक बेसिक बजट का ब्रेकडाउन समझेंगे, देखेंगे कि बजट क्या होता है ना, खर्चा कितना है, आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, उस हिसाब से हम बजट बनाते हैं। तो एक बेसिक ब्रेकडाउन देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा मेजर एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक आइडिया हमें वहाँ से मिल जाएगा। फिर सोशल सेक्टर में हमारी जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं उनको किस तरह की एलोकेशन हुई है, इसका एक आइडिया होना चाहिए हमें। एंड सिमिलरली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज वेल, कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ पे अप है, कहाँ पे डाउन है, एक बेसिक ट्रेंड हमको ध्यान में रखना है। अगैन नंबर्स के ऊपर फोकस नहीं करना, एक ट्रेंड हमको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा था कि जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होती है तो उस टाइम पे पीएम मोदी जी अनाउंस करते हैं कि हम 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल्स जो है रूफटॉप पे वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये हमारा एम है। तो इसे लेकर भी बजट में क्या अनाउंसमेंट हुई है वो देख लेंगे। एंड देन इंटरनेशनली बात करेंगे यूक्रेन की। तो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन एक रिलीफ पैकेज दे रहा है 50 बिलियन यूरोस का। तो क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, विल सी दैट। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट UNWRA। तो क्या है UNWRA और ये न्यूज़ में क्यों है, विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। अगैन दीज आर द डिटेल्स कमिंग आउट ऑफ द इंटरिम बजट, जो कि कल हमारे पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं MG नरेगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म है MGNREGS। ठीक है, हम सबको पता है ये। इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एज द नेम सजेस्ट, ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ठीक है जी, अब ये न्यूज़ में क्यों है, अब देखो हेडलाइन क्या है, हेडलाइन को समझो। ये कह रहा है नेट ज़ीरो गेन फॉर द जॉब गारंटी स्कीम। ऐसा क्यों बोल दिया, जबकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरिम बजट है इसमें कहीं ना कहीं 86,000 करोड़ की एलोकेशन किसको दी गई है, MG नरेगा को दी गई है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर हम इसे लास्ट ईयर के बजट से कंपेयर करते हैं, अगर हम इसे लास्ट ईयर के बजट से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अमाउंट। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये जो अमाउंट है इसमें हम 43.33% का राइज देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हेडलाइन क्या बोल रही है, नेट ज़ीरो गेन। ऐसा क्यों, ध्यान से समझिएगा। हमारा जो करंट ईयर चल रहा है 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसके हमारे पास रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आए हैं और इन रिवाइज एस्टीमेट से पता चल रहा है कि इस पूरे साल में जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है ऑफ दिस मनरेगा स्कीम, वो टोटल एक्सपेंडिचर 88,000 करोड़ से ज़्यादा का है। एलोकेशन कितनी हुई है, 86,000।
हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में जो पहली बार में एलोकेशन हुई थी तो देखा जाए तो राइज हुआ है, लेकिन अगर हम नेट की बात करें, असल लेवल की बात करें, तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ऑलरेडी हम 88,000 करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, और अभी हमें एलोकेशन कितने का मिला है? 86,000 का। तो इसे देखते हुए ये बात की जा रही है कि अगर हम नरेगा की बात करें, एमजी नरेगा की बात करें, तो इस रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को या तो ज़ीरो गेन हुआ है या फिर ये भी कह रहे हैं कि शायद नेगेटिव गेन हुआ है। खर्चा 88,000 का था इस साल और अगले साल के लिए कितना एलोकेशन मिला है? 86,000। तो ये एक चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है इस चीज़ को लेकर। एंड एमजी नरेगा हम लगातार इसकी बात करते हुए आ रहे हैं। वी आर अगेन एंड अगेन हम ऐसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं कि एलोकेशंस जो हैं वो एमजी नरेगा को कम मिल रही हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं हो रही। चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो, वेस्ट बंगाल में तो एमजी नरेगा प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया गया है बाय क्लेमिंग कि भाई स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में करप्शन हो रही है। तो वो सब तो चलता हुआ आ ही रहा था, बट जो एमजी नरेगा है इट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि देखो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है और इस तरह की स्कीम से हमारा एम क्या है? हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमारी जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज होगी। एंड देखा जाए तो इंडिया में 5.6 करोड़ हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है अंडर एमजी नरेगा, और जिसके तहत उनको 25 से 30 दिन का जो काम है वो गारंटीड दिया जाता है। अगर अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन 3 लाख करोड़ जो है दैट इज़ वेरी असेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ 3 लाख करोड़ का एस्टिमेट लगाया जाता है बाय द एक्टिविस्ट एंड द एकेडमिक्स, और मिल कितना रहा है? 86,000 करोड़। तो इस चीज़ को, इस डायनामिक को आप यहाँ से ज़रूर समझेंगे, नंबर्स के पीछे नहीं जाएंगे। यू विल ट्राई टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू द एलोकेशन टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जो अपडेट है वो हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारी एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको पीएमजे भी बोल देते हैं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। यहाँ पे इस स्कीम की बात हो रही है। अब इस स्कीम में क्या दिया जाता है? हेल्थ कवर दिया जाता है। ठीक है, हेल्थ कवर दिया जाता है, और न्यूज़ ये है कि ये जो हेल्थ कवर है ये आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक्सटेंड की जा रही है। आशा का फुल फॉर्म एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड द हेल्पर्स, दे विल बी गेटिंग हेल्थ कवर अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है जी, तो ये एक अपडेट है यहाँ पे हमारे पास हेल्थ पर्सपेक्टिव से। हेल्थ सेक्टर के लिए एक और अपडेट ये आया है कि हमारा जो न्यूली डिज़ाइंड यूविन प्लेटफॉर्म है उसकी चर्चा बहुत हो रही है कि इस यूविन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इंडिया में हमारी जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है, ठीक है, हमारा जो मिशन इंद्रधनुष है, जिसके तरफ हम इम्यूनिटी की, इम्यूनाइजेशन को लेकर एक ड्राइव चला रहे हैं, इसकी मैनेजमेंट किसके थ्रू की जाएगी? यूविन प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाएगी। इसकी बात यहाँ पे की गई। और उसके बाद HPV वैक्सीनेशन को एनकरेज करना, हमने रिसेंटली बात की थी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, कि किस तरह इसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है और इंडिया में कितना इंसिडेंस है, कितना बर्डन है सर्विकल कैंसर का। वी डिस्कस्ड इट लास्ट वीक ओनली। तो इसको भी इनकरेज किया गया है कि इंडिया में 9 से 14 साल का जो एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं उनमें HPV वैक्सीनेशन को एनकरेज किया जाए। और साथ ही में अलग अलग स्कीम्स जो मैटरनिटी और चाइल्ड केयर की हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है। ठीक है जी, तो ये कुछ मेन पॉइंट आपको हेल्थ पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए। और फिर चलिए देख लेते हैं ब्रेक डाउन बजट का। ये आपको जो टेबल से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि सेक्टर वाइज कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा सेक्टर आपको जो यहाँ पे नज़र आएगा वहाँ पे लिखा गया है इंटरेस्ट।
क्या लिखा गया है? इंटरेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्ट कब देते हैं हम? जब हम कहीं से लोन लेते हैं, कहीं से डेट लेते हैं, तो उसके बदले में क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो आप देखिए हमारे बजट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 11,90,000 करोड़ जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रही है। तो ये शो कर रहा है कि हमारा सिग्निफिकेंट जो बजट का जो शेयर है दैट इज गोइंग इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये एक यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो जब हम इकोनॉमी की हेल्थ देखते हैं हम बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमारा बजट का जो मेजर एलोकेशन है 11,90,000 करोड़ हम इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं। और अगर हम टोटल बजट की बात करें तो टोटल बजट का 24.98%, तकरीबन 25% हमारा बजट जो है वो कहाँ जा रहा है? इंटरेस्ट की पेमेंट में जा रहा है। ये चीज़, ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। इससे आपको इकोनॉमी की जो बिगर पिक्चर है वो यहाँ से समझ में आएगी। ये मेन मकसद तो ये देखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसपोर्ट में 5,44,000 करोड़ का खर्चा हुआ है, डिफेंस में इतना खर्चा हुआ है, ये सब तो चलता रहेगा। मेन ये 3 चीज़ें जो आपने देखनी है, दैट इज़ एक तो इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा हुआ है, फॉलोड बाय द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ आवर इंडिया एंड फॉलोड बाय डिफेंस। ये एक ट्रेंड, ये एक ब्रेकडाउन आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोलर पैनल स्कीम के बारे में, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये एम रखा गया है कि इंडिया में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। जो सोलर जो टॉप हैं, रूफ टॉप्स हैं, उनके ऊपर सोलर इंस्टॉलेशंस की जाएंगी, ठीक है। अब इससे बजट में ये अनुमान लगाया गया है कि अगर हम लगभग एक हाउस होल्ड की बात करें, अगर रूफ टॉप लगता है तो इससे हर घर को 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को वो खुद यूज़ करें या फिर अगर एक्सेस आया है तो वो इसको सेल कर सकते हैं टू द डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एज वेल। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो हमारा एवरेज हाउस होल्ड है उनकी कंजम्पशन 100 यूनिट की है, तो अगर आप 300 यूनिट के करीब प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बिजली का बिल जो है वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस एक इनकम भी मिल सकती है अगर आप इसको डिस्कॉम जो आपकी कंपनीज़ हैं उनको देंगे तो, ठीक है। अब देखिए ये डिस्कशन यहाँ पे ज़रूर हुई, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या गवर्नमेंट न्यू इंस्टॉलेशंस को यहाँ पे फंड करने वाली है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो कि जी सिर्फ उनको सब्सिडाइज किया जाएगा विच आर इंस्टॉलिंग द न्यू वंस ओनली। तो ये अभी क्लैरिटी स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं की गई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के ऊपर 2,000 करोड़ के लगभग जो है वो खर्च करने वाला है, ये रकम यहाँ पे ज़रूर दी गई है। और वैसे भी एट प्रेजेंट अगर हम देखा जाए तो इंडिया में 11 गीगावाट्स का रूफ टॉप के ऊपर सोलर कैपेसिटी हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से ओनली 2.7 गीगावाट्स कम फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। सिर्फ और सिर्फ 2.7 गीगावाट्स जो है वो रेजिडेंशियल एरिया से आ रहा है, बाकी सब जो कमर्शियल एरियाज़ हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वह बाकी सब वहाँ से आ रहा है। तो ये उम्मीद है कि 20 to 25 गीगावाट्स का जो रूफटॉप इंस्टॉलिंग कैपेसिटी हम अचीव कर सकते हैं अगर हाउस होल्ड्स के ऊपर 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर हम सोलर एनर्जी जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको लेकर 2,000 करोड़ की एलोकेशन मिली है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे ऑफशोर विंड सेक्टर है वहाँ पे भी वाइटैलिटी फंडिंग के गैप को पूरा करने के लिए भी फंडिंग दी गई है, एलोकेशन दी गई है। एंड ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आगे बढ़ते हैं, सोशल सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखो सोशल सेक्टर में मेजर स्कीम्स यहाँ पे दी गई हैं। कुछ स्कीम स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हैं, कुछ हायर एजुकेशन के बारे में हैं, कुछ रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। अगर इन सबको देखा जाए तो मोस्ट ऑफ ये जो स्कीम्स हैं लास्ट या फिर प्री पैंडमिक ईयर के कंपैरिजन में अगर हम 2018 के बजट से कंपेयर करें तो सबका जो एलोकेशन है वो रिड्यूस हुआ है। सिर्फ 2 स्कीम्स हैं हमारे पास,
एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जहाँ पे आपको एक अपवर्ड ग्राफ मिलेगा, जहाँ पे इंक्रीज हुआ है इस बजट में। और दूसरी है आपकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, ठीक है। ये दो स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें आपको एक अपवर्ड ग्राफ मिलेगा। अदर देन दैट, चाहे कोई समग्र शिक्षा की स्कीम हो, पोषण स्कीम हो, IIT के बारे में हो, IIM से जुड़े लोकेशंस हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, MG नरेगा हो, बाकी सब सोशल सेक्टर की स्कीम्स में आपको एक डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट टू ग्रामीण, एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये दो सोशल स्कीम्स ऐसी हैं जिनके एलोकेशन में राइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं लगातार 2 साल हो गए हैं जब से रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इससे यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो धाराशायी हो गई है, होनी ही है। वॉर इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो अब इसे लेकर यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को रिलीफ पैकेज देने वाला है ऑफ लगभग 50 बिलियन यूरोस। ये अप्रूवल आ चुकी है। अप्रूवल हम इसलिए कह रहे हैं, पहले भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन तब हंगरी इसके ऊपर वीटो कर रहा था, और हंगरी की वीटो की वजह से ये रिलीफ पैकेज यूक्रेन को नहीं मिल पा रहा था। और अपडेट ये है कि अब हंगरी ने अपनी वीटो को लिफ्ट अप कर दिया है, विच केम एज अ सरप्राइज एज वेल, और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन 50 बिलियन यूरोस का रिलीफ पैकेज दे रहा है, ठीक है जी। फिर देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो तो सबसे पहले देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट में अगेन जो शेयर जो है वो हाई रहा है इस साल, आपको अपवर्ड ग्राफ मिलेगा। इवन रेलवेज में भी आपको एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2018 आपको एक अपवर्ड ग्राफ रेलवे में भी मिलेगा। सिमिलरली आपको एक अपवर्ड ग्राफ टेलीकॉम में भी मिलेगा। तो रोड, रेलवेज और टेलीकॉम, ये 3 ऐसे हमारे पास आउटलेज हो गए, सेक्टर्स हो गए, जहाँ पे जो बजटरी एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो बाकी स्कीम्स हैं, जैसे PMA अर्बन स्कीम है, स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत स्कीम है, उड़ान स्कीम है, उड़ेगा देश का आम नागरिक, इन सब स्कीम्स में आपको एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। अगेन स्कीम्स की डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे, नंबर्स में हम नहीं जाएंगे, एक ट्रेंड आपको दिखना चाहिए कि रोड, रेलवेज और टेलीकॉम, इनकी जो एलोकेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में भी डिक्लाइन हमें मिल रहा है। लास्टली बात करेंगे UNWRA के बारे में। ना देखें, UNWRA न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि इजराइल ने एलिगेशन लगाया कि UNWRA के जो स्टाफ हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, दे हैव लिंक्स विद द हमास अटैक। जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर के दिन अटैक हुआ था, उसमें UNRWA के जो मेंबर हैं, जो स्टाफ हैं, वो जुड़े हुए हैं। ये एलिगेशंस लगी। अब एलिगेशन से क्या हुआ, US के साथ बाकी 8 वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी जो एलोकेशन वो देते हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, इन कंट्रीज़ ने बोला देखो हम अब कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम अपनी एलोकेशंस रोक रहे हैं। अब हम यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNWRA फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, इनको हम जो अपनी फंडिंग दे रहे थे हम इसे पॉज करते हैं, ठीक है। अब इसे लेकर इंडिया ने अपना कंसर्न रेज किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस RWA, देखो ब्रेक करके याद करो, यूनाइटेड नेशंस RWA रिलीफ वर्क एजेंसी, किसके लिए? फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, 1949 में इस्टेब्लिश किया गया। काम क्या था? वो पैलेस्तीनियंस जिनको 1948 में अरब इज़राइल वॉर की वजह से डिस्प्लेस होना पड़ा, उनको एड करें, उनको हेल्प करें। तो गाज़ा में या फिर जो वेस्ट बैंक एरिया है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, जहाँ जहाँ पे ये पैलेस्तीनियन डिस्प्लेस होकर गए थे, उन सबको यहाँ पे एड दी जाती है, एजुकेशन की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में, सोशल सर्विसेज, इमरजेंसी असिस्टेंस, तो कुछ इस तरीके से हेल्प की जाती है। एंड
अब जो फंडिंग जो इनको मिल रही थी उसे हॉल्ट कर दिया है बहुत से कंट्रीज़ ने, बाय सेइंग दैट कि इज़राइल तो ये कह रहा है कि इनके स्टाफ मेंबर्स का हाथ है हमास के अटैक के साथ। तो ये एक मिसलेनियस टॉपिक ज़रूर है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये डेवलपमेंट, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इंडिया भी इस एजेंसी को फंड देता है। 2023 में हम $2.5 मिलियन इस एजेंसी को फंडिंग दे चुके हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी हमने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया कि हम फंडिंग जो है वो रोक रहे हैं। इंडिया इज़ अ रेगुलर डोनर एंड ये इस वजह से UNWRA न्यूज़ में है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।